क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे। ठीक है, अपन देखते हैं क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, ऑयस्टर क्या है, उसने कितनी शेप्स दी थी, ऑयस्टर ने कितनी शेप दी थी, वो टोटल इसमें 3 शेप है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या फील्ड लाइंस है। उसके बाद आप फोर्स पढ़ोगे, उसके बाद आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ोगे, तो सब हम इसके अंदर अब पढ़ने वाले है, सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेट से कि व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट मिली कहाँ से, क्या हुआ मैग्नेट का, पूरी डिस्कवरी क्या थी। तो कुछ नहीं था, एक था गाय भैंस, वो क्या बोलते हैं उनको, शीप चराने वाला आदमी, उसको बोलते हैं शेफर्ड। शीप चराने वाला, शीप होती है ना, शीप, शीप चराने वाला आदमी, उसका नाम था मैग्नेस। वो एक बार ऐसे ही अपनी शीप चराने लेके गया था, चलो वही शीप चरा के ले आते। तो जैसे ही वो अपनी शीप चराने लेके गया हुआ था, तो उसने नोटिस किया कि यार एक आयरन टिप है, उसने ऊपर स्टाफ पे एक आयरन टिप लगा रखी थी कि यार ये आयरन टिप है ना कहीं पे ऐसे भागने की कोशिश कर रही है, ये आयरन टिप कहीं पे ऐसे भागने की कोशिश कर रही है। ठीक है भाई, आयरन टिप भी भागने की कोशिश कर रही थी, और जो आयरन नेल था उसके सैंडल्स में, वो भी कहीं भागने की कोशिश कर रहा था। जो आयरन नेल था इसके सैंडल में, वो भी भागने की कहीं पे कोशिश कर रहा था, वो भी ऐसे से भाग रहा था, नेल भी ऐसे से भाग रही थी। उसने कहा यार ये कहाँ भाग रही है। फिर उसने नोटिस किया कि यार ये एक रॉक है, उस रॉक के पास ना बहुत अट्रैक्शन फील कर रही है। ये एक रॉक है, इस रॉक के पास वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रही है, सारा का सारा अट्रैक्शन इस रॉक के पास में है। जितना भी अट्रैक्शन है ना, वो सारा इस रॉक के पास में। ठीक है, उसने यार कहा यार ये डिस्कवरी तो तगड़ी हो गई, ऐसी तो आज तक मैंने कोई चीज ही नहीं देखी, सारा का सारा अट्रैक्शन इस रॉक के पास है यार, ये कैसी चीज आ गई, नहीं ऐसी तो मैंने आज तक कोई चीज ही नहीं देखी। इसने बताया लोगों को कि यार देखो ऐसा कोई पहाड़ है, कि उस पहाड़ का केमिकल कॉम्पोजिशन मिला Fe3O4। उसने कहा बच्चा पहाड़ तो इस आयरन का बना है, ये क्या है, ये एक आयरन ऑक्साइड ही तो है। इसने कहा यार ये कैसी प्रॉपर्टी है, इसके पास तो जितनी भी लोहे की, निकल की, कोबाल्ट की चीज ले जाए वो सारी की सारी जाके चिपक रही है, क्या है। तो उस चीज का नाम दिया गया इनने मैग्नेट। उस चीज का नाम क्या दिया इनने, मैग्नेट। ये पॉसिबिलिटी तो ये है कि गाय बकरी चलाने वाले के नाम पे हो, पर कई लोग बोलते हैं कि उस रीजन का नाम भी था, और उस ओर का नाम उस तरह उस टाइम पे दिया गया मैग्नेटाइट, जो कि आज आने वाले टाइम पे क्या हो गया है, मैग्नेट। आने वाले टाइम पे क्या हो गया है, मैग्नेट। तो इनने कहा मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करे, ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करे, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, मैग्नेट। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, मैग्नेट। अब मैग्नेट्स 3 टाइप की होती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। मैग्नेट्स 2 टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर नेचर में मिलेगी, सुनना, अगर नेचर में मिली, नेचर ने ही उगाया, नेचर ने ही पैदा किया, तो उसको बोला जाता है नेचुरल मैग्नेट। उसको क्या बोला जाता है, नेचुरल मैग्नेट। बट जो मैग्नेट हम खुद बनाते हैं, हमने जबरदस्ती बनाई, इंसान ने बनाई, ऐसी मैग्नेट्स को बोला जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो इंसान ने बनाई वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जो कि बनाई गई है, जो पहले मैग्नेट नहीं थी अब उनको बनाया गया है मैग्नेट, उनको कहा जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। और जो पहले से ही नेचुरली थी उसको क्या बोला गया, नेचुरल मैग्नेट। उसको क्या बोला गया, नेचुरल मैग्नेट। अब एक चीज और सुनना, ये पहाड़ था, कौन सा पहाड़ था, मैग्नेट पहाड़। ये पहाड़ था मैग्नेट पहाड़, पहाड़। तो ये जहां तक, जैसे कि जितना भी ये मैग्नेट पहाड़ था, ये इस पूरे रेडियस ऑफ सर्किल तक फोर्स लगा रहा था, इस पूरे रेडियस ऑफ सर्किल तक फोर्स लगा रहा था। तो ये जो पूरा रीजन था जिसपे ये मैग्नेट का पहाड़ फोर्स लगा सकता था, अरे भाई मैग्नेट के पहाड़ ने फोर्स ही तो लगाया, ये ऐसा रीजन जहाँ पे मैग्नेट का पहाड़ फोर्स लगा सकता था, ये ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेट वाला पहाड़ फोर्स लगा सकता था, इस रीजन का नाम दिया गया इसने मैग्नेटिक फील्ड। इसने कहा ऐसा रीजन जिसमें मुझे फोर्स ये वाला फील हो रहा है, ऐसे रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा, ऐसे रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा। जहाँ पे सारा का सारा मैग्नेट का मेरा फोर्स फील हो रहा है, ऐसे रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे रीजन को क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ लिखा भी है,
द रीजन अराउंड द मैग्नेट्स, देखना मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी ऑब्जर्व, ऐसा रीजन जहाँ पे सारा फोर्स अप्लाई होगा, यानी जैसे ही शेफर इस रीजन में घुसेगा उसे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कौन है, वो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई इस रीजन में मत जाओ, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप इस रीजन में जाओगे वैसे आप पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वैसे आप पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब आ जाओ, दो तीन तरीके की मैग्नेट्स होती है। पहली तो बार मैग्नेट्स होती है, बार मैग्नेट तो तुमने देखी है, यही बार मैग्नेट स्टार्टिंग में ही, ये रही स्टार्टिंग में ही बार मैग्नेट थी। बार मैग्नेट ऐसी होती है, लाल कलर वाला नॉर्थ पोल और ब्लू कलर वाला साउथ पोल। तो ये तो बार मैग्नेट होती है, कैसी शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कैसी शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। अब इस बार मैग्नेट को बहुत पतली कर दो और चपटी कर दो और इस रोम्बस शेप की बना दो। क्या, इस बार मैग्नेट को बहुत पतली कर दो, चपटी कर दो, बार मैग्नेट को बहुत पतली कर दो, चपटी कर दो और इसी रोम्बस शेप की बना दो। तो ये बार मैग्नेट बन जाएगी मैग्नेटिक निडल। ये क्या बन जाएगी बच्चे, मैग्नेटिक निडल। तो अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक कंपास। वो क्या है, मैग्नेटिक कंपास। इस निडल को कुछ मत करो, इस निडल को उठाओ, एक गोल से बक्से में बंद कर दो। ठीक है, ये बॉक्स है, इस निडल को उठा के इसमें बंद कर दो। जैसे ही इस निडल को उठा के इसमें बंद कर दोगे गोल से बॉक्स में, तो बंद होने के बाद ये क्या बन जाएगा, कंपास। ये क्या बन जाएगा, कंपास। ठीक है, इतना आ गई समझ में। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऐसा रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगी। ठीक है, ऐसा रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक क्या लगे, फोर्स लगे, ऐसे रीजन को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे रीजन को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी एक मैग्नेट ले लो। अब कोई भी एक मैग्नेट लोगे तो देखो, मैग्नेट ले लेते हैं, ये ले ली मैग्नेट। ठीक है, तो बच्चे कॉमन सेंस से बता, इसके दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। ठीक, ये नॉर्थ पोल हुआ, साउथ पोल हुआ। तो ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेट का फोर्स लगे, ऐसे रीजन को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस रीजन में मैग्नेट का फोर्स लगेगा, इस रीजन में मैग्नेट का फोर्स लगेगा, तो इस रीजन को कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन को क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे कहा समझ में। अब जो उसके बाद आता है वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखो इस रीजन में फोर्स तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर। इस रीजन में आपको भी पता है फोर्स लग रहा है, मेरे को भी पता है फोर्स लग रहा है, उतना खतरनाक लग रहा है, जैसे ही घुसेंगे जाके चिपक जाएंगे मैग्नेट के। अरे यार बहुत भारी फोर्स है, पर हमको दिख तो रहा नहीं, बट हमको दिख तो रहा नहीं कि यार कहाँ लग रहा है, बताओ कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड। आपको दिख रही है, मेरे को दिख रही है नहीं, पर जैसे ही मैं ये लोहे के कपड़े पहनता हूँ अपने आप खिंचा चला जा रहा हूँ। यार कुछ तो है, मैग्नेटिक फील्ड देखनी तो पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड दिख तो रही नहीं है बट है। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए एक इमेजिनरी चीज बनाई गई जिसको बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक इमेजिनरी चीज बनाई गई जिसको बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बनाई गई है ना, ये बिल्कुल बनाई गई है, इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी फील्ड लाइंस। ये असली में थी क्या, नहीं थी सर, ये बनाई गई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देख इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के अराउंड कैसी होती है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की जो खासियत होगी, ये नॉर्थ से निकलेगी, ये नॉर्थ से लेगी एंट्री, मतलब नॉर्थ से करेगी बाहर, नॉर्थ से बाहर आएगी। ठीक है, ये नॉर्थ से बाहर आएगी और ये एग्जिट कहाँ पे करेगी, ये एग्जिट करेगी साउथ में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की खासियत है ये। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की खासियत है कि ये नॉर्थ से आएंगी और साउथ में एग्जिट करेंगी। तो मैं तुम्हें बता दिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे फोर्स फील्ड कर सकते हैं, फोर्स फील कर सकते हैं। ये इनविजिबल एरिया है मैग्नेट के अराउंड, जो कि कभी दिखता नहीं है। इसको दिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए जो नई क्वांटिटी आई वो कहा कौन सी आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई। वो क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों आई, ये इसलिए आई ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सके। ये इसलिए आई ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सके। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो कहाँ है हमारा डायग्राम, ये रहा। हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होगी वो सुनना, हमको कुछ नहीं करना,
हमको नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और साउथ में एंट्री लेके आनी है। नॉर्थ से निकालनी है और साउथ में एंट्री लेके आनी है। नॉर्थ से निकालनी है और साउथ में एंट्री लेके आनी है। नॉर्थ से निकालनी है और साउथ में एंट्री लेके आनी है। फिर यहाँ से भी नॉर्थ से निकालनी है, साउथ में एंट्री लेके आनी है। नॉर्थ से निकालनी है, साउथ में एंट्री लेके आनी है। ठीक है, नॉर्थ से निकालनी है, साउथ में एंट्री लेके आनी है। इस तरीके की हमको मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। ये ऐसी कैसे होती है, साइंटिस्टों को कैसे पता है ऐसी है, वो मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो और नॉर्थ से निकली, बहुत दूर दूर से निकलेंगी, बहुत दूर दूर निकली और साउथ में एग्जिट मारी, ये हो गई एग्जिट। ठीक है, तो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाएगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर जो है, बाहर क्या है, नॉर्थ से साउथ, बाहर नॉर्थ टू साउथ, बाहर नॉर्थ टू साउथ। बट अंदर बताओ, इनसाइड बताओ, इनसाइड आउटसाइड तो आपने बता दिया। तो देख, अगर बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है तो अंदर जाएगी साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो इनसाइड कैसी गई बच्चे, साउथ से नॉर्थ। इनसाइड कैसी गई, साउथ टू नॉर्थ। आई कहानी समझ में। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों बनाई, क्योंकि हमको पता था कि इस रीजन में हम पे फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये रही मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम। ये येलो वाला रीजन था जिसमें हम पे फोर्स लग रहा था। कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। आपने तो देखी नहीं, मैंने भी नहीं देखी। तो उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए हमने ये वाले डायग्राम इस पे बनाए दिए हैं। ये हमने डायग्राम बना दिया है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अभी देख हुआ कैसे, इन लोगों ने ये वाला लिया, इनने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पे बहुत सारी आयरन की फिलिंग्स गिरा दी और वहां बीच में मैग्नेट रख दी। जैसे ही वहां बीच में एक मैग्नेट रख दी गई, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। जैसे ही बीच में मैग्नेट रख दी गई, ठीक है, तो ये जो आयरन फिलिंग्स थी इस पर टैप टैप किया और ये आयरन फिलिंग्स इस तरीके से अरेंज हो गई। तो जैसे ही ये इस तरीके से अरेंज हो गई तो इसका मतलब समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके की है, जो कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। अब देख, सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस कहाँ पे है, सबसे ज्यादा आयरन फीलिंग्स कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ साउथ के पोल्स पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा फील्ड लाइन दिखी है ना, क्यों, क्योंकि देख यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन फीलिंग्स भी है। अगर नोटिस करेगा तो सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ और साउथ पोल पे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, अभी तो मैं समझ में आ जाएगा। आ जाओ, अपने डायग्राम तो ले ही चलते, काम आएगा अपने को डायग्राम। मेहनत करिए अपन लोगों ने इतनी, आ जाओ डायग्राम लेके चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैं समझ में आ रही, ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बनाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर बी से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर कैपिटल बी से। और इसकी ऐसा ही यूनिट कौन देके गया है, वो देके गया है अंकल टेस्ला, वो देखे गए हैं अंकल टेस्ला। तो भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसकी ऐसा यूनिट को क्या लिखा जाएगा, टेस्ला। इसकी ऐसा यूनिट को क्या लिखा जाएगा, टेस्ला। टेस्ला यानी टी, टेस्ला यानी टी। आगे आ जाओ, अब आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलो तुम्हें पहले प्रॉपर्टी समझाता हूँ बढ़िया से। ये अपना डायग्राम था, ठीक है भाई। हमको पता है नॉर्थ से निकलेगी कहाँ जाएगी, साउथ में। नॉर्थ से निकलेगी कहाँ जाएगी, साउथ में। नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि निकलती कहाँ से, नॉर्थ से, और जाती कहाँ है, साउथ में। अंदर साउथ से नॉर्थ। तो अब देख, पूरी पूरी बन रही है ना, बाहर तो नॉर्थ से साउथ जा रही है और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो हम इसको एक चीज और कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कंटिन्यूअस लाइंस है, कंटिन्यूअस सिलेंड्रिकल लाइंस है, कंटिन्यूअस सिलेंड्रिकल लाइंस है। तो दो प्रॉपर्टी तो हमारी यही हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, नॉर्थ से जाके साउथ में खत्म नहीं हो रही, वहां से भी साउथ से नॉर्थ वापस जा रही है, तो ये कंटिन्यूअस हो रही है। नॉर्थ से जाके साउथ पे खत्म हो जाती है तो ये ब्रेक वाली लाइंस होती है, पर साउथ से नॉर्थ वापस जा रही है तो ये कंटिन्यूअस लाइंस है। अब एक चीज और देख, अब एक चीज और समझना कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी, मोर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्या भाई क्या बोला, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी
यानी जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा, उतना ज्यादा फोर्स होगा, उतना ज्यादा फोर्स होगा। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फोर्स। तो देख सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस कहाँ पे होगी? सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस होगी नॉर्थ और साउथ पोल पे, क्योंकि यही से ही सारी लाइंस निकल रही है और यही पे ही आके सारी लाइंस एंड हो रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि जो मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स होगा पोल्स पे। मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे होगा? पोल्स पे, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम फील्ड लाइंस है। वहां पे फील्ड लाइंस जो है वो कैसी है? मैक्सिमम, मैक्सिमम है वहां पे। फील्ड लाइंस क्या है? मैक्सिमम है। आयु कहानी समझ में? तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई। नॉर्थ से निकलती साउथ में, अंदर साउथ से नॉर्थ, कंटिन्यूअस लाइन है, कहीं कोई ब्रेक नहीं हो रही, चालू हो रही है तो वहां पे सेंड हो रही है। और मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगेगा? पोल्स पे। मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगेगा? पोल्स पे। आगे इसका एक और कंसेप्ट है, वो है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। अब मेरे को डायरेक्शन कैसे पता लगानी है? तो देख डायरेक्शन पता लगाने के लिए कि डायरेक्शन कैसी होगी वो समझ। डायरेक्शन पता लगाने के लिए जो सबसे अच्छा काम है वो है टेंजेंट बना दो। क्या बना दो? टेंजेंट। अब जैसे मुझे यहाँ डायरेक्शन पता करनी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे टेंजेंट बनानी आती है। बिल्कुल आती है सर। यहाँ पे पकड़ो, टच करके एक लाइन खींच दो, तो ये टेंजेंट हो गई, तो इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पे बोल, यहाँ पे डायरेक्शन पता करनी है, पकड़ूंगा टेंजेंट, खींच दूंगा, डायरेक्शन हो गई। यहाँ पता करनी है, लाइन पकड़ूंगा, खींचूंगा, डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे देख, यहाँ पे पता करनी है, लाइन पकड़ूंगा, खींचूंगा, यहाँ टेंजेंट हो गई। यहाँ पे पता करनी है, लाइन पकड़ूंगा, खींचूंगा, यहाँ टेंजेंट हो गई। पकड़ूंगा, खींचूंगा, यहाँ टेंजेंट हो गई, यहाँ टेंजेंट हो गई, यहाँ टेंजेंट हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे को, पकड़ के सिर्फ जहाँ पे मुझे डायरेक्शन चाहिए वहां पे एक टेंजेंट बना दूंगा। तो टेंजेंट क्या देगी मुझे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, टेंजेंट एट एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन या टेंजेंट एट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन, गिव्स अस डायरेक्शन। कि किसी भी टेंजेंट हमें क्या देती है? डायरेक्शन। कोई भी लाइन होगी तो उस लाइन पे क्या कर दूंगा? उस एक पॉइंट पे, उस एक पॉइंट पे टेंजेंट खींच दूंगा। तो ये टेंजेंट खींच दी तो ये क्या हो गई? मेरी डायरेक्शन। ये क्या हो गई? मेरी डायरेक्शन। अब एक फिफ्थ पॉइंट सुन बच्चा, देख इधर। अब अगर कभी भी एक बात ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कैन नॉट इंटरसेक्ट, कैन नॉट इंटरसेक्ट। ये कभी भी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, ये कभी भी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। पूछो क्यों? देखो मैं बताता हूँ। अगर ये इंटरसेक्ट कर गई, सुनना, अगर ये इंटरसेक्ट कर गई, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो यहाँ इंटरसेक्ट करती दो टेंजेंट खींच जाएगी, एक इस लाइन की और एक इस करो की। तो दो टेंजेंट खींच गई अगर, तो दो टेंजेंट का क्या मतलब है? डायरेक्शन भी कितनी? दो। दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, और दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। दो टेंजेंट का होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये 5 प्रॉपर्टी है। नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, साउथ से नॉर्थ। दूसरी प्रॉपर्टी एक कंटिन्यूअस लाइंस है, दूसरी प्रॉपर्टी एक कंटिन्यूअस लाइंस है। तीसरी प्रॉपर्टी मैक्सिमम लाइंस जहाँ पे होगी वहाँ मैक्सिमम फोर्स होगा। और मैक्सिमम लाइंस कहाँ पे होती है बच्चे? पोल्स पे। मैक्सिमम लाइंस कहाँ पे होती है बच्चे? पोल पे। तो पोल पे मैक्सिमम फोर्स है, पोल पे मैक्सिमम फोर्स है। और किसी भी टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट है वो क्या देता है? वो देता है डायरेक्शन। वो क्या देता है? डायरेक्शन। वो देता है डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो दो टेंजेंट दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। दो टेंजेंट होना पॉसिबल, दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ये ही बच्चों सेम चीजें लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ में जाएगी, बिल्कुल बाहर नॉर्थ से साउथ, बाहर आउटसाइड, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। आगे कहानी समझ में? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? इंटरसेक्ट कर देगी तो दो टेंजेंट, और दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट क्या देती है? डायरेक्शन। टेंजेंट क्या देती है? डायरेक्शन। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है पोल्स पे। वो यही पॉइंट है सेकंड वाला, सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस होगी पोल पे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स है, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है, अब देखो कुछ शेप देखो। इसके दो पोल्स है, बिल्कुल दो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो देख नॉर्थ पोल तो हमेशा लाइक पोल जो है वो रिपेल करेंगे।
लाइक्स पोल क्या करेंगे बच्चे हमेशा रिपेल, तो नॉर्थ पोल रिपेल कर रहा है, साउथ पोल नॉर्थ से निकली साउथ में, नॉर्थ से निकली साउथ में, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, ये भी नॉर्थ पोल नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, इसमें भी नॉर्थ से निकली साउथ में, नॉर्थ से निकली साउथ में, और अंदर साउथ से नॉर्थ, इसमें भी 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से निकली साउथ में, 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 और ये रहा हमारा अर्थ। देखो अब तुम एक बात और नोटिस करना, जो अर्थ का पोल्स होते हैं ना वो थोड़े से टिल्टेड है, अर्थ के जो पोल्स है वो थोड़े से टिल्टेड है, ये टिल्टेड ये ही रीजन है कि आज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पे देख रहे हो और हमारे आसपास ह्यूमन जिंदा है। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो ह्यूमन जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो हर सेकंड चेंज होता, गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी, बारिश धूल आंधी ये सब चलता। तो ये जो टिल्ट है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा रहने लायक बनाता है, जैसे कि कभी गर्मी फिर 6 महीने बाद सर्दी, इस वजह से ये थोड़ा सा टिल्ट देखने को मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा टिल्ट देखने को मिलता है। अब जो उसके बाद अगला अपना एक्सपेरिमेंट है वो है ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। जो अपना अगला एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट लिख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन अंकल आगे का जितना भी चैप्टर है वो इन अंकल के थ्रू है, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कुछ कहा नहीं, इसने करके दिखाया। क्या करके दिखाया? करके क्या दिखाया? ये देखो, ये एक सेटअप ऐसा गया। हाँ, इसने क्या किया, एक वायर ली करंट कैरिंग, इसने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर ली। अब तक तो जो मैग्नेट पता थी हमको वो ओरिजिनल मैग्नेट पता थी, बार मैग्नेट, निडल, ऐसी टाइप की मैग्नेट पता थी, ठीक है। अब तक करंट वाली मैग्नेट का कोई अता पता, इस अंकल ने करंट वाली मैग्नेट बनाई। कैसे? एक करंट कैरिंग वायर रखी, इसको एक चीज पता था कि अगर कंपास हिला, कंपास अगर डिफ्लेक्ट हुआ तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। वहां पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। इसके कंसेप्ट बचपन से ही क्लियर थे। क्या? अगर कंपास हिला तो वहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कहीं भी ले जाता, अगर कंपास वहां हिल रहा है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कंपास नहीं हिला तो वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब इसने इतना लल्लू एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी एक वायर ली, वायर के बगल में ले जाके इसने कंपास देखा, कंपास हिला। अरे यार कॉमन सेंस ही बात है, ये वायर जा रही है, इसके पास कंपास ले जा, कंपास हिलेगा। ओ कंपास हिला तो उसके दिमाग में चमकी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है? इसने करंट बंद कर दिया, कंपास हिलना बंद कर दिया। फिर करंट चालू किया, कंपास हिलना शुरू कर दिया। करंट को और तेज बढ़ाया, कंपास और तेज हिला। करंट को और भगा दिया तो कंपास और तेज भगा। इसको एक बात समझ में आ गई, फूटा नहीं बेटा, फूटा नहीं। इसको एक बात समझ में आ गई कि करंट जो है वो कंपास को क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट। तो यानी करंट क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या दे रहा है? मैग्नेटिक। ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। अबे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा डिफ्लेक्शन यार, कम मैग्नेटिक फील्ड तो कम। बस इतना ही काम था इसका। पर ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट, इसके बलबूते बहुत बड़ा चैप्टर बना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ आराम से एक महीने 10 दिन 12 दिन का चैप्टर है, 12th में है, इजी है बट ठीक है। तो इसने सिर्फ क्या पता किया, इसके कंसेप्ट क्लियर थे। क्या? अगर कंपास है, डिफ्लेक्ट हुआ तो वहां पे आंख बंद करके क्या समझ लूंगा? वह मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो डिफ्लेक्ट ही नहीं मारेगा। करंट कैरिंग वायर के पास ले जाके बैठ गया, कंपास हिला तो उसको समझ में आ गई कि करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे जैसे करंट को बढ़ा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है और डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे करंट को कम कर रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही है और डिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है। आ गई बात समझ में? पक्का? अच्छा एक बात बताओ कॉमन सेंस से, तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से, और करंट को आई से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली। कॉमन सेंस। करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक, अच्छा सॉरी, हाँ करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है, क्योंकि कंपास जोर जोर से हिल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। और करंट को कम करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? कम। करंट को कम करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? कम। तो उसको एक बात तो समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। अबे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक, वो करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा।
अब इसने एक ऑब्जर्वेशन और की, यहां से कंपास को उठा के दूर लेके चला गया, बोलो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कम? सोच के बता। मैग्नेट को यहां से उठाया और दूर ले जाता गया, मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन ज्यादा या कम? कम। तो डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? कम। और डिस्टेंस, और सपोज दूर से मैग्नेट लेके आता पास में, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होता कम? ज्यादा। अरे यार भाई एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे लोहे वाले सूट को वायर के पास में ज्यादा फोर्स लगेगा, वायर से बहुत दूर? पास में। तो डिस्टेंस के, ज्यादा डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? कम। और कम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? ज्यादा। तो उसको एक बात और समझ में आ गई कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। आगे पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 2 ही पॉइंट है, अगर तुमने ऑयस्टर अच्छे से समझ लिया तो। बढ़िया। सिर्फ ये 2 पॉइंट, पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा। आपके ध्यान जो है ना जिंदगी भर ये किसी के बारे में सोच के और बत्ती सी दिखाने में निकल जाएगा। किसके बारे में सोच रहा है इस उम्र में? हाँ, ऐसे सोच के हंस रहा है ही करके। मैं इधर इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा रहा, वॉइस शर्ट पढ़ा रहा हूँ पूरा। हाँ आ जाओ, ये तुम्हें समझ में आया? बच्चे एक बात ध्यान से सुन ले, ये अगर तेरे समझ बैठ गई ना तो तेरे को आगे का चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा यही होगा। नहीं, करंट की 3 शेप होगी। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। कई बार क्या होता है, जैसे कहीं पे वो बनी है, करंट बना, तो दूर दराज किसी गांव में करंट बना या डैम में करंट बना, तो वहां से भेजेंगे तो सही। जयपुर आना है तो जयपुर करंट भेज रहे, तो वो वायरों में भेजते बड़े बड़े टावरों के अंदर। तुमने देखे होंगे ऐसे रावण जैसे टावर खड़े होते 10-10 मंजिला ऊंचे गांव में, देखे तो है ही। तो उनमें करंट बहता है। अब उनमें इतना तेज करंट बहता है कई बार तो कि इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है कि आसपास पड़ा 1-2 किलोमीटर का आदमी ऐसे सुपरमैन बन के सीधा तार पे जाके चिपक जाता है। इतनी बड़ी इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ रेलवे, अरे यार रेलवे ट्रैक इतना करंट नहीं होता कि वो आदमी खींच ले पूरा पूरा। हाँ कई बार जो फोन पे बात कर रहा होता है वो एज इट इज आदमी की आदमी पूरा खींच के ले जाती है मैग्नेटिक फील्ड। फोन छोड़ दो। अरे चुप रहो यार। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ जनरली, अब तुम इतना वो मत करो। तो एक बात ध्यान रखना, करंट के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि करंट आया वैसे ही डिफ्लेक्शन शो किया, तो करंट ही क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट समझ में आया? पक्का? तो अब ऑयस्टर में सिर्फ तुम्हें क्या लिख के आना है, ये तो लिख के आता है ना हेंस ऑयस्टर, और ये ठीक है, ये लिख के आना मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, अच्छा, व्हेन अ करंट is passed through a conductor, अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। ठीक है। और हमें कैसे पता चला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है? क्योंकि कंपास जो था उसने कैसा क्या शो किया? कंपास ने शो किया डिफ्लेक्शन। कंपास ने क्या शो किया? तो कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि वहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और 1-2 लाइन सुनो, एक बार रुको और इसकी ऑब्जर्वेशन मैंने तुम्हें अभी अभी बताई। इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जैसे जैसे मैं करंट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, जैसे जैसे करंट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और जैसे जैसे करंट कम करो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि जितना कम डिस्टेंस उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। अरे यार एक तुम सोचो वायर के पास जाके खड़े हो जाओ, एक वायर से बहुत दूर खड़े हो, कहाँ ज्यादा मजा आएगा? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे केस को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो और डिस्टेंस के कम होने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, तो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी को क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ गई कहानी समझ में? पक्का? दोनों ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई? पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन। भाइयों और बहनों, अभी लिख लेना, लिखने का कोई वो नहीं है, ये तुम्हारे को दोनों समझ आने चाहिए। पूरे के पूरे चैप्टर में यही 2 चीज पढ़ोगे अब तुम आगे पूरा। क्या? अबे डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कमी तो होगी। और डिस्टेंस अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगी तेरे को? ज्यादा। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बोलते हैं। आ गई समझ में? एग्जाम में ऑब्जर्वेशन है ही नहीं हंस ये ऑयस्टर की, हंस की क्या
ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ये लिख के आना है, ये ऑब्जर्वेशन तो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, और तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसके केस में भी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ये तो लिख सकते हो कि जब भी कोई करंट को रखेंगे किसी उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो क्या शो होगा? डिफ्लेक्शन। पक्का समझ में आ गया? अच्छा, अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड देती ही नहीं तो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन भी शो? ए लल्लू सही था, तो तुम भी कर सकते थे यार। हाँ, ये तो रोज का काम है, कंपास देगी तो घूमना है बस, डिफ्लेक्शन आ गया मैग्नेटिक फील्ड। फोन वाले कंपास, हाँ, फोन वाले कंपास भी आएगा, देखो डिफ्लेक्शन। वो तो एकदम से आया ना, जैसे करंट ऑन किया खुर्र हिलने लगी वो, तो मतलब क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गई। फोन वाले कंपास मिलेगा। ठीक है, सो इसका मेन क्रक्स तुम्हें क्या याद करना है? मैं तुम्हें लिखवा भी दिया कि जो करंट कैरिंग वायर है, करंट वायर क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक। हंसना नहीं है, चलो नोट कर लिया। इधर लिख दो, टोपी बना दो। ये लिख लेना इसका मेन पॉइंट, ये जरूर लिखना जिंदगी में। लिख लिया? इसके मेन ये 2 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन, और ये ध्यान रखना कोई भी शेप हो। एक चीज और लिख लेना इस ऑब्जर्वेशन पे, अरे ऑयस्टर की ऑब्जर्वेशन पे ये जरूर लिख लेना, कोई भी शेप हो ये सेम रहेगी, ये सेम रहेंगे पॉइंट्स। अबे आगे 3 शेप आएगी, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर कॉइल और सोलेनॉइड। तीनों पे ये सेम टू सेम लिखवाऊंगा, उधर कुछ नया नहीं करवाऊंगा। चलो अब देख, ये कुछ थ्योरी है जो तेरे को याद रखनी है। ये किसकी थ्योरी है? ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। ये कुछ थ्योरी है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, अभी तुमने क्या क्या पढ़ा था? बी इज प्रोपोर्शनल टू आई वाला केस है ना, सेम ये थ्योरी इसी की पॉइंट की है। ये जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या डेफिनेशन है कि बी के बढ़ाने से ए बढ़ेगा और बी के कम करने से क्या कम होगा? ए कम होगा। तो देखो एज इट इज डेफिनेशन लिख के आनी है। हियर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस, एंड इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ ए डिक्रीजेस। अब होगा क्या तेरे केस में? तेरा तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तेरा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? I. तो बी से कंपेयर कर, बी क्या बन गया तेरा? आई, और ए क्या बन गया? बी। तो अब तू क्या लिखेगा? Here B is directly proportional to I. If we increase the value of current, if we increase the value of current, the value of magnetic field will also increase, and if we decrease the value of current, the value of magnetic field also decrease. आया समझ में? लिखना है। हाँ, मैं समझा रहा हूँ कि B is directly proportional to I की डेफिनेशन लिखनी कैसी है कि if we increase the value of current, the value of magnetic field will also increase, and if we decrease the value of current, the value of magnetic field will also decrease. लिख लोगे? इतनी इंग्लिश लिख पाओगे क्या? हाँ लिख लो। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या लिखेगा कि अगर मैं सपोज, अच्छा अपने ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या पढ़ा था? इसको हटाते, देख इसको हटा के वो अपना तो ओरिजिनल वाला लिखेंगे। बड़ो भाई पीछे से क्या लिख के लाए थे हम? B is inversely proportional to D। लिखो भाई, B is inversely proportional to D। ओए पूरा लिखना है क्या? अब बोल, D को बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर में तो B कम होगा बढ़ेगा। तो if we increase the value of D, the value of magnetic field, और अगर मैं D को कम करूंगा तो B तो क्या इंग्लिश में लिख पाएगा? लिख पाएगा? तो लगता नहीं है तुम लिख पाओगे, तुम्हारी शक्ल देख के। लिख तो देंगे, लिख लेंगे? हाँ बेटा हम लिख लेंगे, पक्का? मैं लिख के बताऊं? नहीं हाँ लिख दो। प्लीज आगे लिख के बता दूंगा। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देख मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताते हैं। ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? पक्का? अबे ऑयस्टर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आ गया समझ में? हाँ, अब डायरेक्शन कैसे बताते हैं? एक बढ़िया सा रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल।
इसमें राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड निकालो, ठीक है। कृपया सारे अपने हाथ निकालें। राइट हैंड बेटा, राइट हैंड, राइट वाले जिससे लिखते हैं लेफ्ट वालों का बगल वाला, ये राइट हैंड, इसको ऐसे रखें, बिल्कुल ऐसे। ये पांचों चारों उंगलियां चिपकी हुई, अंगूठा 90 डिग्री पे। ये जो अंगूठा है ये करंट की डायरेक्शन में रहेगा और घूमती हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड देंगी, ठीक है। ओए देखो, ये अंगूठा, ये 4 उंगलियां, सही है, सेम है। अरे चूहा काट गया इसको, देखो ऐसा रहेगा एकदम हाथ। इससे क्या फाइंड करेंगे? इससे हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओए, इससे हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें जो अंगूठा है वो रहेगा करंट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में रहेगा? और जो एक कर्लिंग फिंगर्स है, ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ये हमें क्या देगी? डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। क्या देगी हमें? डायरेक्शन। किसकी? आया, देख अभी तक आजा। ये करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, ऊपर कर अंगूठा, कर दिया। राइट हैंड बेटा, ये तेरा वो राइट था, ये राइट है ना? हाँ, ये करंट ये रहा। ओए इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो अंगूठा ऊपर की तरफ, ये अंगूठा ऊपर की तरफ। अब जरा हाथ को कर्ल करो, तो देख मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है? सर्कुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आएगी, ऐसे कर्ल होती हुई। यहां से समझ, देख आया तेरे को समझ में? देख इधर वायर ऊपर जा रही है, करंट ऊपर है, तो राइट हैंड थंब रूल में हम एक बात समझते हैं कि अंगूठा किस डायरेक्शन में होगा? करंट की डायरेक्शन में। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, ये रहा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में। अंगूठा किसकी डायरेक्शन में है? कर्ल कर। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल आ रही है? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे गोल। और कैसे घूम रहा है हाथ? ऐसे घूम रहा है, ऐसे। हाथ नहीं तोड़ना, सिंपल हाथ जैसा घूमता है बेटा, बिल्कुल ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमता है। अच्छा, ये क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज? आंटी अंकल बोलो, अंकल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज आया। अच्छा एक चीज और देख, अरे सुन ले, इस उम्र में मेरी और करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? इधर, इधर से अंदर और इधर से घूम के बाहर आएगी ना। तो अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कभी क्रॉस से भी लिख देते हैं और बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से भी लिख देते हैं। ध्यान रखना, क्रॉस मतलब इनसाइड और डॉट मतलब आउटसाइड। हाँ देख, और देख एक बार इधर देख, सेम वही वायर। तेरे को पता है करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? इधर अंदर, तो इधर मार दे क्रॉस। और इधर से कहाँ आएगी? बाहर, तो इधर मार दे डॉट। तो अब तेरे को पता है गोल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां से अंदर एंट्री मारती हुई बना दे। आया? लगता नहीं। अबे अंदर जा रही है तो क्रॉस, बाहर आ रही है तो डॉट। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में। चलो करंट थोड़ा घुमाया जाए, करंट की डायरेक्शन बदल रहा हूँ, हटा दो उसको। लिख लिया? चलो आ जाओ, एक बार और देखो, बाद में लिख लेना, एक सेकेंड आ जाओ। करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी गई। पहले करंट ऊपर था, तो और अब करंट कहाँ जा रहा है? अंगूठा किसकी तरफ? करंट की डायरेक्शन में। बोलो, यहां से कहा जाएगी? अंदर। और वहां से क्या आएगी? बाहर। तो ये कुछ इस तरीके से घूम रही है, इधर जा रही है अंदर। देखो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में अंदर गई, यहां से अंदर गई, और वहां से क्या आ रही है? बाहर। सर, और इस तरीके से घूम रही है। आंटी अंकल, अंकल
आ गया पक्का? तो डॉट किससे लिखा जाएगा हमारा जब बाहर आएगी आउटसाइड, और क्रॉस किससे लिखा जाएगा इनसाइड। क्या राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लोगे? पैटर्न, ये पैटर्न है किसकी हेल्प से? राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। क्या राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया? स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पक्का? पक्का। स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर विल गिव यू द, मैग्नेटिक फील्ड। देख इधर, thumb point in the direction of current and the curling finger will give you the direction of मैग्नेटिक फील्ड। क्या राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन लिख लेगा? यस पक्का? और ये बना ली, हाँ बना लिया। ठीक है? डेफिनेशन लिखोगे ये बनाओगे? पहले डेफिनेशन लिख लो एक बार, एक लाइन लिख लो पहले। यहां से लिखना, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर लोगे? क्या वायर इधर उधर घुमा लूं तो बना लोगे? पक्का? एक और क्वेश्चन कराया जाए? आओ, अब देख वायर ऐसे जा रही है, करंट कैसे जा रहा है? उधर की तरफ। बोल, स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रहा करंट। स्ट्रेच द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल द फिंगर्स, ऐसे ऐसी तो कॉल हो रही है ना? तो एंटी या अंकल दोनों है, दोनों का ही के वे? अबे एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया? और सारी लूप इसकी ऐसी होंगी, तो चल नहीं रह सकते हैं। इसको क्या हो गया? ऐसे कैसे नहीं चलेगा? 2000 रुपए का खरीदा है। आगे समझ में? अच्छा देख, अगर मुझे डॉट क्रॉस बनाना होता तो देख देख देखो इधर देख, यहाँ से बाहर आ रही है अंदर, बाहर, तो बाहर के लिए क्या बनाऊंगा? डॉट। और यहाँ पे क्रॉस करके अंदर गई, तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बाहर आती हुई अंदर भेज। क्या बना लोगे राइट हैंड थंब रूल से? पक्का? अब देख थोड़ा और, मैग करंट जा रहा है अंदर की तरफ, इसका क्या मतलब है? क्रॉस का इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब कहाँ है? ऊपर, नीचे, दाई, बाएं या अंदर? अंदर। सर इस दाएं होता है ये अंदर। इसका क्या मतलब होता है? इनसाइड, यानी करंट है इस बार अंदर। ऐसे ही है करंट यार, इनसाइड ऐसे ही तो होता है। बोल अब कल कर, कल ऐसे कर्ल हो रही है, कल कैसे हो रही है इस बार? आई समझ में? पक्का? बना लेगा क्या? बना लेगा? नहीं है समझ में? ये वाला देख, करंट इधर, एक सेकेंड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इधर, ये रहा थंब, ये रहा करंट, कर्ल कर ले, तो कर्ल ऐसे कर ले, बाहर ए बेटा लल्लू, ये देख मैं करंट खाए अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कर्ल कर फिंगर्स। हम शपथ लेते हैं भारत के सारे लड़के लड़की हमारे भाई बहन होंगे। अरे तुम ही तो लेते हो शपथ स्कूल में, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। अच्छा तुम ब्रदर्स पे रुक जाते हो, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर, ऑल इंडियन बॉयज आर माय ब्रदर्स। एंड ऑल गर्ल्स आर माय सिस्टर एक्सेप्शन डैश डैश डैश, 4 पर नाम बोले, ब्रैकेट छुट्टी। चलो 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 चलो। हाँ बेटा, हम राजस्थान में पानी आता है। आओ राइट हैंड थंब रूल देखो, बना लोगे लल्लू सा? पक्का? कर लोगे? आ जाओ, अब आ जाओ शेप्स। 3 तरीके की शेप है मैग्नेटिक फील्ड की। स्ट्रेट वायर, और लिखो 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 जल्दी मेरे साथ लिखो। 3 तरीके की शेप, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड।
तीन शेप पढ़ेंगे, जल्दी लिखो। और वो ऑयस्टर याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड, और डिस्टेंस की कैसा होगी? इनवर्सली। चलो 3 शेप लिख लिए जल्दी। कहाँ जाओ बेटा? चले, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड लिखो। सोलेनॉइड। चले, पक्का? सोच लो। अच्छा, पहले आ जाओ स्ट्रेट वायर। देखो स्ट्रेट वायर की वजह से आपने पैटर्न तो पढ़ ही लिया अभी अभी। स्ट्रेट वायर देखो, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब करंट की डायरेक्शन में और कर्ल कर दो, तो क्या पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया? इससे क्या दिक्कत हो रखी है? अरे स्ट्रेट वायर, पहले तो पैटर्न बताओ। पैटर्न क्या? पैटर्न समझ में आ गया? स्ट्रेट वायर, करंट ऊपर की तरफ, कर्ल कर लो। तो कर्ल कर लोगे तो कैसी फील्ड आएंगी? सर्कुलर फील्ड्स आएंगी। कैसी फील्ड आएंगी? सर्कुलर फील्ड्स, सर्कुलर लूप्स। कैसी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है? इनका पैटर्न कैसा है? सर्कुलर लूप। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएगी तो उसकी कितनी डायरेक्शन? 2। और एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सोना नहीं है? पक्का? अभी बेटा सुबह 6 बजे आ जाओ। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, देख, सब जितने भी तू सर्किल देखेगा उनका सबका सेंटर सेम है। तो बोलो मैथ्स में ऐसी शेप को क्या बोलते हैं जिनका सबका सेंटर हो? कॉन्सेंट्रिक। तो यहाँ पे तुम्हें और एक चीज यूज करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक की स्पेलिंग क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। CO। अच्छा, ले आइए, हटा दिया। लो भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया? आ गया पैटर्न समझ में? अरे स्ट्रेट वायर अभी अभी तो पढ़ाई थी, आ गया समझ में? चलो ये पैटर्न देख लो उसका। देखो ये रियल लाइफ इसका वो है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा था तो देखो मैग्नेटिक जो निडल्स है, वो मैग्नेटिक फिलिंग्स जो है, आयरन फिलिंग्स, वो कैसे अरेंज है? देख, सर्कुलर लूप में कैसे अरेंज है वो? सर्कुलर लूप, कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। आ गया? पक्का? अच्छा, अब जरा स्ट्रेंथ बता। स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? तो पहला तो मुझे पता है करंट पे डिपेंड करेगी। पहला तो किस पे डिपेंड करेगी? जितना ज्यादा करंट मैग्नेटिक फील्ड भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। नहीं आया? अबे यार अभी तो बताया था यार, वो हंस ऑयस्टर। हाँ हंस। अबे यार अभी तो बताया यार, ये देख यार, हंस ये रहा हंस। देखो ये रहा हंस ऑयस्टर, ये बताया तो सही। इसने अभी तो एक्सपेरिमेंट करके बताया था, जैसे जैसे करंट बढ़ा रहा था वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा था। चलो हंस हो गया। स्ट्रेंथ में हमको एक बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा बोलो। अच्छा दूरी बता, दूरी क्या? मैं जितना दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो दोनों कैसे होगा? इनवर्सली। अरे आया? आ गया। पक्का? दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? P is directly proportional to I by D। ऐसा कैसा बोर्ड में लिख के आना है? क्या इसकी डेफिनेशन लिख के आ जाएगा? I के बढ़ाने से B बढ़ा और I के कम होने से B कम हुआ, तो B is directly proportional to I। इसमें बोल, B के बढ़ाने से B कम होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कर लोगे? पक्का? जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि करंट ही तो क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। आया यहां तक? पक्का? आगे चले? अच्छा, अरे पैटर्न देख लो एक बार, चलो स्ट्रेट वायर का पैटर्न देख लो। आ गया? आ जाओ। तो अब हम आएंगे शेप नंबर 2। ओए, नेक्स्ट शेप लिखो। स्ट्रेट वायर हो गया। स्ट्रेट वायर में तुमको पैटर्न मैंने बता दिया कि स्ट्रेट वायर का पैटर्न कैसे होगा, ऐसे सर्कुलर लूप वाला। और ये तो पैटर्न है, और किन किन बातों पे डिपेंड करेगी? एक तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक डिस्टेंस के। कर लोगे? अब आ जाओ शेप नंबर 2 पे, करो उसको, लिखो। ये कहा गए हम, ये रही शेप नंबर 2 लिखो, सर्कुलर वायर। और चल दे, शेप नंबर 2 कौन सी है हमारी? सर्कुलर वायर। ठीक है, अब देख, ये दिखती तो ऐसे है, ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है। देख इसका पैटर्न कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो देख। मैं इधर बनाता हूं, देखो इधर। हो सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, देखो ये सर्कुलर वायर है, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देख कैसी बनाएगा। सुनो, ऐसी शेप होती है सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड की। ओहो, ये होता है इसका पैटर्न। पैटर्न ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ऐसे टाइप की पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का। जैसा स्ट्रेट वायर का पैटर्न कैसा बताया था मैंने तुम लोगों को, ऐसे गोल टाइप्स का ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का राउंड, ठीक है, ये पैटर्न होता है सर्कुलर वायर का। शेप नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर की वजह से। चलो आगे, जल्दी बनाओ। सर्कुलर वायर की वजह से ये पैटर्न है, बिल्कुल तुम्हें एज इट इज बना के आना है। आगे समझ में? पैटर्न देख लिया सर्कुलर वायर का, पैटर्न देख लिया सर्कुलर वायर का। अब देख किन किन बातों पे वो डिपेंड करेगा। अच्छा ये देख ले एक बार, पिक्चरल व्यू देख ले इसका। ये ऐसे कर लोगे? पक्का? इसको ऐसे सीधी घड़ी कर लोगे तो ये ऐसे, और ये तुम्हें ये नहीं बनाना, तुम्हें तो ये बना के आना है। ये बना के आ जाओगे, तुम्हें सिखा दिया भी कैसे बताना है। अब स्ट्रेंथ, यानी किन किन बातों पे वो डिपेंड करता है। तो हंस वाली बात, स्ट्रेंथ। अच्छा ये पैटर्न पे कहा गया, स्ट्रेंथ सीख रहे हम कि वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। बोलो, पहली किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। पहली किस पे डिपेंड करेगा? करंट। तो क्या करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं? तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। अबे करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है कम होती है? कम होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे स्ट्रेंथ यानी किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, ये बिल्कुल सेम है जैसा मैंने हंस ऑयस्टर में तुम्हें पढ़ाया था। सेम नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब कि करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक चीज और आती है, ध्यान से सुनो। क्या? देख इनके दिमाग में एक चीज आई कि यार ये तो एक ही लूप है, ये एक ही लूप है, और एक लूप यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है? बी। अगर मैं इस एक चूड़ी को 2 बना दूं तो
तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। और इस एक चूड़ी को और बड़ा कर दिया, और बढ़ेगी। और बता, तो टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तो टर्न्स बढ़ा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो टर्न्स कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली? डायरेक्टली। अबे वो गधो, बढ़ाने से बढ़ रहा है, घटने से घट रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं आया? नहीं आया? आगे फिर 10 ये एंड लेंगे। अब देख तीनों को कंबाइन कर ले, तो न्यूमरेटर वाले कौन से हैं दोनों में से? फर्स्ट और थर्ड। इधर देखो न्यूमरेटर वाले कौन से? एन और आई। तो जब कंबाइन करूंगा तो एन और आई तो ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा? ये सिंपल सा इसका स्ट्रेंथ बनता है। बिल्कुल हंस जैसी बातें हैं। हाँ, कंबाइन तो तुम कर ही लोगे यार, उसमें क्या है। देखो एक चीज तो जिंदगी में सेम रहेगी, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और यार जैसे ही गोल स्ट्रक्चर आ जाता है वहां चूड़ी भी आ जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो तुम्हें उस पर भी ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ गई पक्का? तीसरे नंबर की शेप नंबर 3, सोलेनॉइड। ये देखो एक चूड़ी, कितनी सारी चूड़ियां मिला दी, चूड़ा बना दिया। चूड़े को कहा जाता है सोलेनॉइड। हाँ, ये रहा स्पाइरल, ये स्पाइरल होता है सोलेनॉइड। इस स्पाइरल को क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। सेम मैग्नेटिक फील्ड जैसी बार मैग्नेट की होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड एकदम सेम है जैसी कि कैसी है बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट की भी नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है? साउथ में। इसकी भी नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है? सेम पैटर्न सोलेनॉइड का। देख इसके अंदर एक चीज होगी, पर इसके अंदर सारे पॉइंट एक आर दूरी पे ही है। इसके अंदर सारे पॉइंट कितनी दूरी पे है? तो इसमें डिस्टेंस फिक्स है, मतलब इसमें डिस्टेंस वेरी नहीं करेगी। नहीं आया समझ में? पैटर्न समझ में आ गया? देख इसके अंदर, इसमें जितनी भी, देख ये पूरी एक्सिस है। अब देख इसमें सारी रिंग से आर दूरी पे है, ये आर दूरी 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 आर दूरी। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो ये डिस्टेंस में वेरी नहीं करेगी। पैटर्न समझ में आ गया? एग्जैक्टली सेम पैटर्न बार मैग्नेट जैसा। हाँ, कुछ तीनों का ही एक जैसा पैटर्न है, अलग कुछ भी नहीं है पैटर्न। ठीक है, अब देख किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। अच्छा ये कहाँ गए हम, ये तो नए टॉपिक पे आ गए। अच्छा किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, मतलब स्ट्रेंथ। तो एक बात तो मुझे समझ में आती है कि करंट के बढ़ाने से तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। करंट के बढ़ाने से बढ़ेगी। अच्छा डिस्टेंस में वेरी करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों डिस्टेंस में क्यों नहीं वेरी करेगी? क्योंकि इसमें सारी चूड़ियों से कितनी दूरी है? आर 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 आर। अच्छा एक बात बता, गोल स्ट्रक्चर, चूड़ी स्ट्रक्चर, तो क्या चूड़ी स्ट्रक्चर पे एक चीज और आती, कौन? नंबर ऑफ टर्न्स। तो क्या जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, क्या उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनके। बस इसमें कौन नहीं आया? आर। क्यों? क्योंकि सब पे आर आर दूरी है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा? अच्छा डेफिनेशन क्या लिख के आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। एन के बढ़ाने से बी बढ़ रहा है, एन के कम करने से बी कम हो रहा है, इसलिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अबे तो उनको अगर डायरेक्टली याद भी रखेगा ना तो डेफिनेशन खुद ही बना पाएगा। तो होता है डायरेक्टली की क्या है? आई के बढ़ाने से बी बढ़ रहा है, आई के कम करने से बी, तो ये स्ट्रेंथ हो गई। तीनों शेप्स आ गई। सर उस सेल में फर्क है। अब देख तीनों शेप में, लास्ट टॉपिक अरे लास्ट यार, एक मिनट। ये टेबल होगी स्ट्रेट की, ये होगी सर्कुलर की, और ये होगी सोलेनॉइड की। पैटर्न तो तू याद ही कर लेगा। स्ट्रेट का ऐसे पैटर्न था, स्ट्रेट का पैटर्न कैसा था? इस तरीके का। सर्कुलर का पैटर्न तुमको बता ही दिया मैंने, ऐसे। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, वो समझ जाना। और सोलेनॉइड का पैटर्न तुमको अभी अभी समझा ही दिया मैंने, कैसा होता है सोलेनॉइड का पैटर्न। सोलेनॉइड का पैटर्न कैसा होता है? बार मैग्नेट के जैसा।
कुछ ऐसे जा रही होंगी, कुछ पीछे से आ रही है। सर जरूरी है कि 2 या 3 ही जाए, ज्यादा जाती है तो अरे कितनी भी बना ले, लाइंस तो कितनी भी बना लो। और देख अब इसका देखो पैटर्न लिखना हो तो तेरे को पता है बहुत इजी, आई तो सब में आएगा, ठीक है, तीनों का बी 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 लिख, इसमें आ जाएगा आई अपॉन डी, इसमें भी आई अपॉन डी आएगा, बट गोल है तो नंबर ऑफ टर्न्स एन आ जाएंगे। और सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे हैं और डी गायब कर दे ले। अब अगर तू ये इतनी सी टेबल याद रख सकता है ना, तो तू एक फॉर्मूले कैसे बनाएगा स्पीड में। देख इधर बोर्ड की तरफ लिख मत। जब तेरे को ये फॉर्मूला बन गया तो तू इससे तो ऑटोमेटिकली बता सकता है आई के प्रोपोर्शनल और डी के इनवर्सली। थ्योरी लिख के आ जा। क्या लिख के आएगा? आई को इंक्रीज किया तो बी इंक्रीज हुआ, आई को डिक्रीज किया बी डिक्रीज हुआ, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। थ्योरी लिख के आ जाइए, ये आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली देखो पता है डी को बढ़ाऊंगा इनवर्सली में बी कम होगा, डी को घटाऊंगा बी बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये आ गया तेरे पास, तेरे को पता है ऊपर कौन है एन और आई, तो एन के प्रोपोर्शनल कर दे, आई के प्रोपोर्शनल कर दे, डिवाइड में कौन रह गया डी, इसके प्रोपोर्शनल कर दे। ले बन गया तेरा फॉर्मूला बिना रटे। एन को बढ़ाऊंगा बी बढ़ेगा, एन को कम करूंगा बी कम होगा, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आई को बढ़ाऊंगा बी बढ़ेगा, आई को कम करूंगा बी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बढ़ाऊंगा डी को कम होगा बी, डी को कम करूंगा बी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें तो आई दो लल्लू सी, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फॉर्मूला देख देख के बना रहा हूं मैं, तो याद भी नहीं करी ले। और चैप्टर में तुमने पढ़ा क्या? हंस और ये भाई साहब दो। क्या है इस चैप्टर में बताओ? तभी तो छोटा है चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं है, यही इजी इजी थ्योरी लिखनी है तुम लोगों को, कुछ भी नहीं लिखना इसके अलावा। हो गया रिवाइज पक्का? कल की क्लास में यही पढ़ाया था जो तुम्हारी टेबल के सामने लिखा हुआ है। और अगर तुम्हें ये याद है ना तो तुम्हें पूरा मैग्नेटिक फील्ड आता है, क्योंकि मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट नॉर्थ से निकलती है साउथ में आती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी तुमने लास्ट क्लास में? वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी कि सब नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है और अंदर साउथ से, ये तो आउटसाइड और ये इनसाइड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी तुमने कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस कहां पे होती है? पोल्स पे। तीसरी कभी भी इंटरसेक्ट। और क्या पढ़ा था? चौथा ये क्लोज लूप्स है। ये कैसी लूप्स है? क्या पढ़ा तुमने इस चैप्टर में अब तक? अगर तुम ये याद रख लोगे ना इतना सा भी, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में? तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ये देख, ये हेडिंग लिख देगा, बोल देगा एक्सप्लेन। आ गया बोर्ड का सवाल नया। पास्ट में जितने भी सवाल आए हैं एज इट इज इन हेडिंगों पे आए। सोलेनॉइड समझाओ, सर्कुलर वायर समझाओ, स्ट्रेट वायर समझाओ, और क्या करो पैटर्न लिख दो इनका। ये रहा सोलेनॉइड, ये पूरा एज इट इज समझाना है, ये सर्कुलर वायर और वो सोलेनॉइड। स्ट्रेट वायर बोलेगा तो ये समझाएंगे, पहले पैटर्न लिखेंगे, ये पैटर्न है, सुंदर सी ड्राइंग बनाएंगे, फिर ये तीनों लाइनें समझाएंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई डी। एज इट इज हेडिंग टू हेडिंग सवाल आएगा और पक्का आएगा। कर लोगे पक्का? अब अपन जो मैग्नेटिक फील्ड का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है फोर्स, वो है फोर्स। अब लिखो नया टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडी का डालना, यही बिल्कुल फोर्स। ये क्या था? ये अच्छी थ्योरम है नो डाउट, ये डिस्कवरी अच्छी है। ये डिस्कवरी अच्छी है, ये हेडिंग है। इसका क्या मतलब है वो तुम्हें समझा रहा हूं, उसको लिख लो। अब देखिए हुआ क्या। अब इनको एक चीज ध्यान में थी कि एक वायर, करंट कैरिंग वायर, खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो दे रहा है, ये बात हो गई। हमने 3 शेप भी पढ़ ली, ठीक, स्ट्रेट वायर पढ़ ली, खुद की मैग्नेटिक फील्ड ये दे रहा है, हमें इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी बच्चे? ऐसी सर्कुलर वायर्स। कैसी थी इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड? सर्कुलर वायर।
इसने कहा ये खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है वो तो ठीक है, ये जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है वो ठीक है, पर जैसे ही कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रखेंगे, ये फील्ड खुद की वजह से है सामने वाले की वजह से, हमारी वजह से नहीं है, एक्सटर्नल है। कैसी है? बोल होती है ना, अबे जरूरी थोड़ी ना है, बोल इसकी होती है। कई स्टेट वायर्स भी, कई स्टेट वो मैग्नेटिक फील्ड भी निकालती है। देख स्टेट मैग्नेटिक फील्ड कौन निकालेगा? और शू, इसका नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, फील्ड कैसी जाएगी इसमें से? नॉर्थ से साउथ, ऐसे फील्ड स्टेट है। इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो खुद की तो दे रहा है, वो तो दे रहा है, पर जब भी इसको किसी सामने वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, खुद की नहीं सामने वाले की, तो ये वायर ने गजब की चीज एक्सपीरियंस की। वो एक्सपीरियंस की इसने फोर्स, गर्म हो गया। फोर्स, और इस पे फोर्स लगा अंदर की तरफ। अंदर ही क्यों लगा वही समझाऊंगा तुम्हें अभी। तो तुम्हें समझ में आया टॉपिक क्या है? जब भी किसी वायर को दूसरे की फील्ड में रखेंगे, सुन लो, जब भी किसी वायर को दूसरे की फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है? फोर्स। यही है वो टॉपिक, ठीक है? तो इसमें एक पॉइंट लिखो, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग वायर, whenever a current carrying wire is placed in external magnetic field, it experience a force. It experience a force. आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी किसी वायर को, हिंदी में भी लिख लेना, जब भी किसी वायर को किसी बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, करंट होना चाहिए बस उसमें, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चे? फोर्स। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। इस वायर में भी करंट है। हाँ, चलो अब देख हुआ क्या, डायग्राम से समझ। देख, ये एक मैग्नेट थी, ठीक है? ये है हॉर्सशू मैग्नेट। नॉर्थ पोल का है ये रहा, साउथ पोल का है ये रहा, इनके बीच में कुछ फील्ड होगी, पर देख यहां से स्विच जो है ना वो ऑफ है, अभी स्विच ऑन नहीं है। तो अगर स्विच ऑन नहीं होगा तो इस पे फोर्स भी लगेगा नहीं। स्विच ऑफ है, ऑफ कर रखा है स्विच, अभी स्विच ऑन, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, एकदम शांत पड़ा है। जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन कर दूंगा, ये देख स्विच ऑन हो गया, आई पे दबा दिया, वैसे इस पे क्या लगा? फोर्स। इनिशियली देख वायर कहां पड़ी थी? बिल्कुल सीधी, और जैसे इस पे फोर्स लगा, देख वायर कैसी हो गई? अपने आप उधर की तरफ बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि इस पे इधर की तरफ क्या लगा? फोर्स। तो मैं वही समझा रहा था, जब भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होगी तो वो करंट कैरिंग वायर पे क्या लगाएगी? फोर्स। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर पे क्या लगाएगी? फोर्स। और ये हमारा आंसर। कंसेप्ट आया समझ में? पक्का? अबे फोर्स उधर ही क्यों लग रहा है वो मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा, ठीक है? हुआ क्या वो समझ में आया? खुद की फोर्स कौन लगा रहा है? खुद की फील्ड, सामने वाले की? सामने वाले की। खुद की फील्ड कभी भी खुद पे फोर्स, ठीक है? अगर मेरे अंदर कोई फील्ड होगी तो मेरी फील्ड मेरे को ही नहीं फोर्स लगाती फिरेगी, ये कोई और नहीं मिल रहा तो लगा, खुद को ही मालिक को निपटाते हैं। ये फील्ड हमेशा एक्सटर्नल होगी, ठीक है? अब ये फोर्स किस किस पे डिपेंड करेगा वो देख। आ जा, पहली बात तो ये फोर्स इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? डायग्राम बना लेते हैं वापस से। कोई एक करंट कैरिंग वायर है आई, और ये बाहर वाली फील्ड पे फोर्स लगा रहा है, बाहर वाली फील्ड है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा, और वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे और एक करंट पे। आया? नहीं आया?
फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करेगा कि खुद में कितना करंट है। ज्यादा करंट तो ज्यादा फोर्स, कम करंट तो। अब सपोज ये रूम भरा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से, मैं आ गया करंट 2 एम्पियर का, जैसे ही घुसा पीटापाटी स्टार्ट हो गई है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फिर मैं गुस्से में गया बाहर 4 एम्पियर का बन के आया, तो और खतरनाक पीटापाटी स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि इस बात पे डिपेंड करेगा कि वायर पे करंट कितना है। जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा चार्ज होंगे, और जितने ज्यादा चार्ज, सपोज 100 चार्ज है तो 100 चार्ज पे 100 फोर्स लग रहा है। अब तुम भर लाए 200 चार्ज, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 200। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पे। लगाने वाला कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। जितनी भयानक मैग्नेटिक फील्ड उतना भारी फोर्स, तो फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये 2 बातें तुम्हें समझ में आ गई? फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो करंट पे, और एक किस बात पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। जितना बड़ा आदमी उतनी मारा पीटी ज्यादा उसकी। एक मुंह पे दे रहा है, एक पेट पे दे रहा है, एक लात पे, पैरों पे दे रहा है। तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि लेंथ कितनी है। तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स लगने वाले। तुम्हें कुछ कुछ समझ आ रहा है? ये फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, बाहर वाला आदमी तुम्हें पीट के जा रहा है, मैं नहीं पीट रहा। तो बाहर वाला आदमी पे क्या डिपेंड करेगा कि आप पे कितना करंट है, उसकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और कितनी लेंथ है। ठीक है, जब भी कोई वायर, सुन लो अच्छे से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी, जब भी कोई वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी तो वो इन 3 पॉइंटों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, सुपर इंपॉर्टेंट। फिर आगे लिखवाता हूं उसका। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। तो फोर्स 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब जरा तीनों को कंबाइन कर दो। F एक तो I पे डिपेंड कर रहा था, एक लेंथ पे और एक मैग्नेटिक फील्ड पे। जब तीनों को कंबाइन करा तो क्या आ गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB। और सुनो, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो तीनों को कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, क्या आएगा इधर? K। तो F बराबर ILB। 10th के अंदर K की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स हो जाता है तुम्हारा ILB। कांस्टेंट आएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा जब। वैसे जो 12th के अंदर फॉर्मूला होता है उसमें K की वैल्यू 1 नहीं होती, तो जो तुम्हारा सिर्फ ILB आ रहा है 10th के अंदर, वो पूरा फॉर्मूला बन जाता है ILB sin थीटा। साइन थीटा का आ गया, वो तो लगाओ सर। ये 12वीं में आएगा, हटा दो साइन थीटा। ये 12th में आएगा। हाँ, साइन थीटा भूल जाओ साइन थीटा, याद है सर, अब तो याद रहेगा, पर तुमको ये यूज करना है 10th में। F बराबर ILB, F बराबर ILB, सिंपल कर लोगे पक्का। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दोगे, F बराबर ILB। अब डायरेक्शन सीखो। देखो, अच्छा लिखा नहीं क्या? लिख लिया? चलो आ जाओ। देखो, मोटर उड़ चुका है, ये बात का ऑफिशियल आ चुका है, तो मोटर हमें पढ़नी नहीं है। खुशी की बात है बेटा। इसी बात, ये भी काट दो, इसी बात पे क्लास समाप्त है। ये मोटर भी गई, क्लास खत्म, सारी मोटर गई और ये मोटर भी गई। कांग्रेचुलेशन। अबे रुक जाओ, अभी कुछ बचा है। F बराबर ILB पढ़ लिया। ये क्या है? फोर्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यही चलेगा। फोर्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नीट्यूड पढ़ लिया और डायरेक्शन पढ़ानी है इसकी लास्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन देखो, अबे ये लिख लेना, इसमें आ जाओ। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन उंगलियों के खेल से। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग, वो लिखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे वो भी समझा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही कैसे यूज करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बकायदा ये लिखो। ये क्या है? ये है जो तूने ILB पढ़ा ना, उसकी डायरेक्शन बताता है। हाँ, डायग्राम बनाना, मैं बता रहा हूँ बनाना। कैसे बनाए इसको? ये ऐसे बनाओ, देखो
आपकी बात तो गलत है। F बराबर ILB सिंगम का आधे है, सिंगम का आधे सेम ही तो लग रहा है। अरे सेम है, अबे सेम ही तो है सारे। अच्छा देखो ये इधर ही क्यों फोर्स लगाना, ये वही बताएगा। हाँ ये वाला ही आदमी है जो बताएगा कि इस पे ये इधर फोर्स लगेगा या उस पे उधर फोर्स लगेगा, कैसे बता? वो बताएगा ना भी इससे। ठीक है ऐसा बना लो डायग्राम, मतलब तुम जितना अच्छा बना सकते हो उसको, टाइम लगेगा बनाने में, कोई टाइम नहीं लगेगा। आपने बोला अच्छा बना। बात करो आप, ये देखिए अच्छा उंगली, ये तो ये होगा साइड तो डायरेक्ट कॉल लगा है जिसमें जो थंब है, थंब ये होता है थंब, ये होता है फोर फिंगर, ये होती है मिडिल फिंगर। एक बार इन्हें बना के तीन फिंगर्स तो तुम समझते हो, समझते बिल्कुल ऐसे तीनों 90 डिग्री पे रहेंगी। देखो सही है क्या? ये इससे 90 पे, ये इससे 90 पे। और सबसे भयानक बात, लेफ्ट लेफ्ट, ये लो बेटा देखो, उल्टा ये देखो लेफ्ट वाला हाथ हमारा यूज आएगा, जिसमें से इसको बोलेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का, फादर मदर चाइल्ड। फादर मदर और चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। ऊपर फोर्स लगेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड समझ में, और इधर चाइल्ड। अबे फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब यानी तुम हो गए करंट। जल्दी बता दो। अबे फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ओ फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड। करंट सी फॉर करंट। ये काम आएगा हमारे डायरेक्शन बताने में। तो उसकी थ्योरी क्या लिखोगे कि थंब, ये ऐसे लिखोगे, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे लिखो, स्ट्रेच द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर दिख रहा है तुम्हें फिंगर लिखा हुआ, एंड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब भी फोर फिंगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होगा, तो जो ये अंगूठा यानी थंब है, ये हमें क्या देगा, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रुक जा बेटा, रुक के बताओ ना कैसे, अभी बता रहा हूँ लगा के, चिंता मत कर, ये बिल्कुल ऐसा ही लगाना है। सर साइड दो मैम ने ये लेफ्ट हैंड थंब रूल है ना, यूज करने लगा दिया सॉइल नर्ड में, और वो है पागल है सारे टीचर ना, वो तो उसमें राइट हैंड, हाँ, लेफ्ट भी लगा दिया। सिर्फ ये वाला रूल फोर्स पता लगाने के काम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है तो वही राइट हैंड थंब रूल, ये वाला। अबे मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए ये वाला रूल लगाएंगे, अंगूठा। फोर्स पता करने के लिए 3 उंगली का गेम। आया समझ में? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स पता करने के लिए लिख लो। फोर्स को पता करने के लिए लगाना कैसे है अभी समझाता हूं। फोर्स को पता करने के लिए, हाँ बेटा साइड, बेटा बाहर चल जाता हूँ। बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट। लो फोर्स बताना है तो कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। फादर मदर चाइल्ड,
फोर्स बताना है, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। एक बात ध्यान रख लेना, कृपया उंगलियां ऐसे ना कर ले प्लीज, चाहे कुछ भी हो, ये एकदम ऐसे होंगी। फादर मदर, और मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है। करंट बोल, ऊपर करंट। ऊपर जा रहा है। करंट की उंगली कौन सी है? मिडिल फिंगर कहाँ होगी? ऊपर ये फोर्स कहाँ आया? अंदर की तरफ। कौन सा? सामने। अबे मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर। अबे गधेड़ो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, फोर्स अंदर। इनसाइड। आया? नहीं सर। और नहीं आया तो देख इधर एक और। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स बताओ। चलो फोर्स बताओ। फोर्स बताने के लिए कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। फोर्स बताने के लिए बोलो। मैग्नेटिक फील्ड, फादर मदर चाइल्ड। मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? करंट। बाहर आ रहा है फोर्स। फोर्स कहाँ आया? नहीं आया। आ गया। अबे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल जाना नहीं चाहिए। फोर्स का आया? आउटसाइड। अब जल्दी आ गया बेटा बहुत। उधर क्या बैठे छोरे को? कोई बात नहीं, आ जाओ। सर इसको समझाने के लिए वापस पढ़ाओ। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर। बोलो फोर्स बताओ। चलो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? करंट। हाथ मत तोड़ लेना, तो हाथ तोड़ लो सर। हाथ मत तोड़ लेना। आपका नाम ये हाथ कैसे टूटा? पेपर में पूरी सोचो अब तुम बोर्ड का पेपर दे रहे हो, एग्जामिनर के सामने ऐसे ऐसे कर रहे हो। एक तरह से पागल है ये। उसको क्या समझ आएगा ये क्या फर्क कर रहे हो तुम? आ जाओ। चलो फादर मदर चाइल्ड, ऐसे बिल्कुल 3 उंगलियां। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? नीचे। करंट, ये वाली उंगली कहाँ जाएगी? करंट कहाँ? इधर। सर इधर घूम नहीं पा रहा। ये देख तेरी उंगली ऐसे हो गई। अरे घूम गया। अबे जरूरी नहीं है, तोड़ लो यार, ऐसे ऐसे भी कर ले। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर। अबे अंग्रेजों, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर, फोर्स बाहर। नो आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, इनसाइड द पेपर, और करंट जा रहा है ऐसे। क्रॉस मतलब क्या है? अंदर। फोर्स बताओ। फादर मदर चाइल्ड, एम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ है? सर करंट वो बेटा ये क्या कर रही है? ऐसे ऐसे क्या कर रहा है ये? तू क्या बना रहा है ये क्या होता है यार? राक्षस। मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली उंगली किसकी तरफ? फादर मदर चाइल्ड। एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ है? इधर। फोर्स बोल। ऊपर। इस पे फोर्स लगेगा बाहर की। आया? एक और पढ़ा दो। शोर नहीं। ओए आवाज नहीं, आवाज नहीं।
चलो फोर्स बताओ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की, ओ ऊपर नहीं है, बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर। करंट बोल, करंट। करंट इधर देख, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इधर, फोर्स कहाँ है? देखो कहीं ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी नहीं करना, कहीं तुम अंगूठे ही घुमा लो। ये एज इट इज, ये और ये एक ही प्लेन में। बोल मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट, फोर्स। अरे नहीं आया। एक और तुम राक्षस पागल हो, चिल्ला क्यों रहे हो? शांति, आवाज नहीं बेटा। करंट इधर है। फोर्स बताओ, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड यू कैसे नहीं जा रहा? मैग्नेटिक फील्ड बोल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फादर मदर चाइल्ड, सी फॉर करंट, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? क्रॉस मतलब अंदर, करंट उधर, फोर्स बोल फ्लेमिंग्स आ गया समझ में? अब आखिरी टॉपिक है डोमेस्टिक एसी सर्किट्स। ठीक है, अब इस टॉपिक में क्या है? इस टॉपिक में मेनली सबसे पहला सवाल जो आता है कि घरों में पैरेलल कनेक्शन क्यों लगाते हैं? बताओ भाई, घरों में पैरेलल कनेक्शन क्यों लगाते हैं? इस टॉपिक में जो पहला सवाल आता है कि घरों में पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं। अच्छा, और सीरीज में एक कनेक्शन खराब होने की वजह से बाकी सब भी चलना बंद कर देते हैं, और पैरेलल में ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ। अब इसके अंदर ना मेनली तुम्हें जो पढ़ना है वो एक तो ये पढ़ना है कि कितने तरीके के वायर है। एक वायर में 3 करंट आता है, किस तरीके से करंट आता है, फ्यूज क्या होता है, और नॉर्मल तुम्हारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, ये वाला ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में मैग्नेटिक में लास्ट डायग्राम यही है। तो मेनली तुम्हें ये पढ़ना है। अब तुमने कभी है ना नॉर्मली देखा होगा जो प्लग कनेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है, देखा है? एक प्लग में 3 वायर जारी होती है, एक प्लग में 3 वायर, एक तो जारी होती है रेड, एक जारी होती है ब्लैक, और एक जारी होती है ग्रीन, ब्लू या ग्रीन। ब्लू तो ब्लैक या ब्लू, एक तो जाएगा रेड वायर, ठीक है, कंफर्म। एक तो जाएगा रेड वायर, रेड वायर को बोला जाता है लाइव वायर। रेड वायर वो वाली वायर होती है जो करंट लेके आती है। ठीक है, करंट लेके कौन आ रहा है? तीनों वायर है, करंट नहीं लेके आती। अगर तुम उनमें से एक वायर हटा दो, देखो लाल और ब्लैक तो जोड़ना कंपलसरी है ही। क्यों लाल और ब्लैक जोड़ना कंपलसरी है? क्योंकि लाल और ब्लैक मिलके सर्किट पूरा करते हैं, और ग्रीन जोड़ना कॉम्प्लीमेंट्री है। तुम जोड़ना चाहो तो जोड़ो, नहीं जोड़ना चाहो तो कभी सन्नाटा हो गया, ज्यादा काम खराब हो गया, तो ग्रीन वाली वायर बचाने के काम आती है कि ज्यादा करंट हो गया, झटका लग गया, तो वो अर्थ की तरफ ग्रीन वाली वायर करंट को ट्रांसफर कर देती है। तो मेन वायर जो है वो है रेड वायर। रेड वायर को क्या बोलते हैं? लाइव वायर। दूसरी वायर बोलो, या तो ब्लू या ब्लैक। ठीक है, इसको कैसे, इस वायर को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर बोलते हैं इसको। और तीसरी वायर होती है ग्रीन। ग्रीन वाली वायर किस में काम आती है? ग्रीन वाली वायर को बोला जाता है अर्थ वायर। ग्रीन वाली वायर को क्या बोला जाता है? अर्थ वायर। मेनली जो काम होता है वो समझो, जैसे कोई भी अप्लायंस है, जैसे मैंने एक अप्लायंस ले लिया कोई भी, है ना, ये अप्लायंस है अपना, वही समझ लेना इसके चांस अच्छे खासे आने के। कोई भी एक अप्लायंस है, ठीक। अब जो अप्लायंस में करंट लेके आएगी वो कौन लेके आएगी? रेड वाली वायर। मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ यार वो रेड वाला बना के, ठीक है। एज इट इज अगर तुम्हारे पेपर में डायग्राम आता है ना तो सेम बना के आओगे। अप्लायंस, ये रेड वाली वायर हो गई, ये करंट लेके आ रही है, इस वायर को क्या बोलते हैं? लाइव वायर। ये करंट किस में गया? अप्लायंस में। ये करंट किस में गया? अप्लायंस में। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर करंट के पास आगे जाने का कोई पाथ नहीं होगा तो वो फ्लो भी नहीं करेगा। करंट जब भी फ्लो करता है जब उसके आगे कोई पाथ
हो। अब अप्लायंस में जाएगा, अप्लायंस में जाने के बाद क्या, अब अप्लायंस ऐसा तो है नहीं करंट खा जाएगा पूरा। अबे एक बात ध्यान रख लेना, ये करंट नहीं खाएगा। इसका ये मतलब नहीं है 10 एम्पियर भेजा 10 एम्पियर अप्लायंस खा के हजम होके काम कर रहा है, नॉर्मल बस में नहीं चलता। अब होगा क्या, सर्किट को पूरा करना पड़ेगा। तो सर्किट को पूरा कौन करेगा, जो करंट गया है उसको वापस कौन लेके आएगा, ब्लैक या ब्लू वायर। ठीक है, ब्लैक और ब्लू वायर को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। ठीक है, या तो ब्लू वायर या ब्लैक वायर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। तो उसका काम क्या है कि जो करंट इसमें गया है वो वापस लेके आना है। तो तीसरी वायर कौन सी वायर हो गई, ग्रीन वाली। ग्रीन वाली वायर का क्या काम है, ग्रीन वाली वायर का क्या काम है, ग्रीन वाली वायर को बोलते हैं अर्थ वायर। ये अर्थ से कनेक्ट होती है, ये अर्थ से कनेक्ट होती है। अर्थ से क्यों कनेक्ट होती है, एक्चुअली बोला जाता है अर्थ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। उसका पोटेंशियल क्या है, 0। उसको तुम कितना भी चार्ज दो, अर्थ सारा का सारा चार्ज ले लेती है, अर्थ सारा का सारा चार्ज ले लेती है। तो इस अर्थिंग का क्या काम है, देख जब तक कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता या कुछ नहीं होता तब तक इस वाली वायर का कोई काम नहीं आएगा। यानी कौन सी वाली वायर है ये वाली, ये देखो, ये 3 तरीके की वायर, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर जिस तरीके से कहा है अर्थ वायर, ये रही अर्थ वायर, ये वाली वायर होती है अर्थ वायर। ठीक है, इसका मेनली काम कब आता है, जब या तो ओवरलोडिंग हो गई हो या शॉर्ट सर्किट हो गई हो, दोनों कहानी एक ही है। जब होता क्या है, बहुत ज्यादा करंट आ गया अप्लायंस में, तो इसकी कोटिंग और इसकी कोटिंग उतर के जब ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएंगी तो बीच में अप्लायंस को कुछ भी नहीं बचेगा। तो करंट क्या होता है, यहाँ से बाईपास करना स्टार्ट कर देता है डायरेक्ट ही, अप्लायंस में जाएगा ही नहीं। यहाँ से करंट क्या होता है, बाईपास करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही करंट बाईपास करना स्टार्ट कर देगा, जो करंट की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उससे करंट स्पीड अप करना स्टार्ट कर देगा। करंट बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और इससे आग लग जाती है फिर नॉर्मल सर्किट्स में। जो वायर तुम कहते हो ना कि ये वायर ने आग कैसे पकड़ी, देखो नॉर्मल जैसी आग लगती है ना उसके बाद ईटी भी जलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, नॉर्मली घरों में ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ टीवी जल जाएगा, ऊपर ईटे वीटे सब बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल फ्लोरिंग वगैरह सब। ठीक है, घर में से ऐसे सामान ही नहीं जलेंगे कि तुम सोचो क्लासरूम में आग लग गई तो सिर्फ टेबल जल के बुझ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दीवार भी आग पकड़ लेती है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो मेनली इन सबको बचाने के लिए आजकल एमसीबी आने लग गई अलग अलग। पर पहले के ज़माने में एमसीबी नहीं चलती थी। पहले के ज़माने में क्या चलता था, पहले के ज़माने में चलता था फ्यूज़। फ्यूज का क्या काम है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओवरलोडिंग कैसे हुई वो तुम समझे, जब लाइव वायर सीधा किससे टच हो गई, न्यूट्रल वायर से। या तो गवर्नमेंट बहुत ही तगड़ा वोल्टेज ही भेज दे, खत्म कर दे गेम ही एक साथ ही वोल्टेज भेज के, या फिर दूसरी शॉर्ट सर्किट कैसे हो, लाइव वायर और न्यूट्रल वाली वायर दोनों का ऊपर का सोल उतरे, कवरिंग उतरे और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, टच। ज्यादातर शॉर्ट सर्किट ऐसे ही होते। ठीक है, तुमने सुना होगा गीजर था, गीजर के प्लग में आग लग गई, और ज्यादातर प्लग में ही होता है धमाका, तुमने नोटिस किया हो। क्या रीजन है उसका, यही रीजन है। अबे यार प्लग में तो चल तूने फिर भी बाहर निकाल रखे, पर एक वायर में तो तीनों जुड़े हुई है, एक वायर में तो तीनों एक दूसरे तीसरे से ऐड ही है, एक वायर में तो तीनों एक दूसरे से अलग ही है। तो क्या होता है, कई बार ज्यादा बर्न होने के कारण वो पिघल के टच हो जाती है, तो करंट क्या होता है यहाँ से बाईपास मार जाता है, और बाईपास होने के कारण अब इसके पास कोई रेजिस्टेंस रही नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं रही, तो यहाँ से करंट अब ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा, नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा होगा तो ये नॉर्मली क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो इससे बचाने के लिए पहले के ज़माने में क्या लगाए जाते थे, फ्यूज़, और आजकल लगाई जाती है एमसीबी। आजकल क्या लगाई जाती है, एमसीबी। ठीक है, एमसीबी का नाम है मिनिएचर बॉक्स, और फ्यूज़ तो फ्यूज़ है ही। फ्यूज़ का क्या काम है, अब फ्यूज़ को इसलिए लगाया गया, फ्यूज़ भी फिक्स वैल्यू है कि देखो इससे ज़्यादा करंट मिले। फ्यूज जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। किस पे काम करता है वो, जूल हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जानते हो, अबे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H बराबर I स्क्वायर RT। अबे यार हीट बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, वो उस पर काम करता है। फ्यूज को पता है कि अगर मैं 5 एम्पियर से ज़्यादा मुझ में करंट जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, ब्रेक हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, ब्रेक। और जैसे ही मैं फ्यूज ब्रेक हो गया वैसे ही उसके बाद करंट को ट्रांसफर होने नहीं देगा। आराम से जा बच्चा, आराम से आराम से आराम से। तो वो उसको आगे करंट को ब्रेक होने नहीं देगा। आगे बात समझ में पक्का। अब देख फ्यूज कैसे कनेक्ट है, इधर समझ, डायग्राम खा गया ये रहा।
ठीक, पहले ये वाला डायग्राम देख ले। लाइव वायर है, लाइव वायर का क्या काम है? करंट को लेके जाना। न्यूट्रल वाली वायर का क्या काम है? करंट को वापस लेके आना। ज्यादा करंट हो जाएगा तो फिर अर्थ वाली वायर जाग जाएगी। ज्यादा करंट होगा तो कौन सी वाली वायर जाग गई? अर्थ वाली। और वो सारे करंट को कहाँ ट्रांसफर करने की कोशिश करेगी? अर्थ में। जैसे ये बिल्डिंग है, इसकी अर्थिंग होती है। अर्थिंग ऐसी नहीं होती हर घर की अर्थिंग होगी। अर्थिंग के लिए बकायदा ग्रेफाइट की बड़ी बड़ी रॉड्स डलती है गड्ढा खोद के, पूरे रॉड्स यू की यू जमीन में जाती है। ऐसे ही नहीं हर घर की अर्थिंग होती है, अर्थिंग करानी पड़ती है बकायदा। सीमेंट बाहर गड्ढा खोदता है, बोरिंग जैसे लंबा नीचे तक जाती है, पूरी पूरी ग्रेफाइट की रॉड्स, तब जाके वो अर्थ में करंट जाता है। ऐसे ही नहीं चला जाता। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे तो रखा है, अब इसको देख कैसे दे रखा है। लाइव वायर का क्या काम है तुम्हें अभी भी समझा दिया मैंने, करंट को लेके जाना। बीच में कौन पड़ रहा है यहाँ पे? फ्यूज। फ्यूज का क्या काम है? सपोज ओवरलोडिंग हो गई, सपोज क्या हो गई, तो करंट तो यहीं से बढ़ेगा। करंट फ्यूज को पता है कि मैं 5 एम्पियर से ज्यादा मेरी हिम्मत, जैसे ही 5 एम्पियर ज्यादा हो गया ऐसे पिघल जाएगा, कनेक्शन कट, आग लगने से बच गई। अभी भी जैसे नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर और ये लगे हैं ना बाहर, तुमने कभी देखा होगा कि डब्बे खुले होते हैं, तो वहाँ पे भी आज भी जमाने में जो ये होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, वहाँ फ्यूज ही यूज करते हैं ये लोग। कई बार गर्मियों में ओवरलोडिंग के कारण एसी वेसी चलता है तो फ्यूज उड़ जाता है, उनका फ्यूज नहीं उड़ेगा तो करंट तुम्हारे में आ जाएगा, तुम्हारे में आ जाएंगे तो तुम्हारे घर के फ्यूज उड़ जाएंगे। तो बढ़िया है ना गवर्नमेंट का ही उड़े। तुम लोग गालियां तो देते हो उनको कि गवर्नमेंट का फ्यूज उड़ गया, और फायदा ही तुम्हारा, नहीं तुम्हारे घर का निपट जाएगा, 10 दिन तक टीवी नहीं देख पाओगे। फ्यूज उड़ना मतलब हाई वोल्टेज आना, मतलब चार्जर पड़ा है ना तो चार्जर ब्लास्ट, और हो सकता है फोन भी निपट ले साथ साथ ही, चार्जिंग पे है तो अगर, ठीक है। बिहार में बहुत होता है ऐसे, वो सीधा तार डाल के करंट निकाल लेते हैं, वहाँ ऐसा लफड़ा ही नहीं है। दे डाला जिज्जा, लगाया तार, पहुंच गया करंट घर में। घर में ना उनके एमसीबी ना फ्यूज, ज्यादा करंट आया फूक लिया, फिर जाते चोरी करके वापस ले आते हैं। पहले तो बहुत था, अब तो बहुत कल्चर चेंज हो गया, मुझे आज का नहीं पता। पुरानी बात है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्यूज है, वो सुन लो गधेड़ो, ये लिख के आओगे वहां पे, भाई बिहार का मत लिखा ना, बिहार में ऐसा होता है। तो हाँ ठीक है, यहाँ से करंट गया। ये कौन है भाई? ये कौन है? मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इसके बाद ये बॉक्स है, बॉक्स से अंदर करंट जाएंगे। अच्छा देख, पैरेलल वोल्टेज है तो सबके अराउंड वोल्टेज कितना रहेगा? 220 वोल्ट। सबके अराउंड वोल्टेज कितना रहेगा? 220 वोल्ट। तो इस अप्लायंस का क्रॉस भी 220 220 220। साथ में देख वायर कौन सी जा रही है? ये अर्थ वाली वायर। साथ में वायर कौन सी जा रही है? ये अर्थ वाली वायर। और अर्थ वाली वायर से, ये अर्थ वाली वायर काम कब आएगी? जब सर्किट में क्या हो जाए? ओवरलोडिंग। जब सर्किट में क्या हो जाए? ओवरलोडिंग। तो रिमेनिंग करंट कहाँ से बाहर हो जाएगा? अर्थ से। आगे कहानी समझ में? वैसे डोमेस्टिक सर्किट काम का है, ध्यान रख लेना। या तो तुम्हारी इच्छा हो तो ये भारी सर्किट बना के आ जाओ, या तुम्हारी इच्छा इस भारी सर्किट को बनाने की नहीं है तो तुम्हें ये वाला सर्किट तो बनाना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिकली मिलेंगे, इसमें क्यों नहीं मिलेंगे? आ गई कहानी समझ में? 3 टाइप की वायर तुम्हारे पल्ले पड़ गई। कौन कौन सी? लाइव वायर। लाइव वायर का क्या काम है? हाई वोल्टेज वायर है, और ये क्या लेने के क्या लेके जाती है? करंट। न्यूट्रल वाली कौन सी वायर है? न्यूट्रल वाली वायर का क्या काम है? जो करंट लाइव वायर लाई है अप्लायंस से वापस ये कैरी बैक लेके जाती है उसको। और अब अगर लाइव वायर हाई वोल्टेज हो गई तो ये ऑटोमेटिकली कैसी वोल्टेज वायर हो जाएगी? लो वोल्टेज। ये कैसी वायर हो जाएगी? लो वोल्टेज। और ये अर्थ वायर का क्या काम है? ये अर्थ में तुम्हें ज़्यादा करंट होने लग गया तो ये अर्थ में फ्लो करवा देती है करंट को। आगे यहाँ तक की बात समझ में? पक्का? ये सर्किट है, देख नॉर्मली फ्यूज ये कनेक्ट रहा, ज़्यादा वायर आएगा तो फ्यूज यही ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज ब्रेक हो गया, इसमें किसी में करंट नहीं जाएगा, बच जाएगा। आ गई कहानी समझ में? पक्का? इसलिए तुमने देखा होगा नॉर्मल स्विच और पावर स्विच अलग अलग आते हैं नॉर्मल घरों में। नॉर्मल स्विच में 4 5 6 एम्पियर का काम चल जाता है, पावर स्विच में 15 एम्पियर 20 एम्पियर। ठीक है, ये सबके अलग अलग रीजन है इस वजह से। चलो भाई आगे आ जाओ। जो नॉर्मल घरों के बाहर भी पोल्स होते हैं उसमें 3-3 वायर ही जाते हैं, एक साथ 3 वायर जा रहे होते हैं, जिसमें से एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल और एक
अर्थिंग वायर दो टच हो जाते हैं ना तो बड़ाम ब्लास्ट होता है पोल्स पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही दो टच हो गए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, करंट ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो करंट कैसा स्टार्ट हो जाएगा? बाईपास स्टार्ट हो जाएगा करंट का। बाईपास स्टार्ट होगा तो भड़ूम इलेक्ट्रिक फ्यूज बंद हो गया। नहीं पता चला बाईपास स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फ्यूज लगा नहीं रखा तो साले मेन ही जगह जाके निपट लिए वो सारे ही, इसलिए वो यहीं पे फ्यूज लगाते हैं। बाईपास हो तो सारा कार्यक्रम यहीं पे ही हो जाए। मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाके बेटा जाएगा तो कहानी खराब हो जाएगी ना। तो अच्छा, ओवरलोडिंग मैंने तुम्हें बता दिया। जब भी ओवरलोडिंग कब होगी? जब करंट अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाए। जब करंट अपनी नॉर्मल वैल्यू से क्या कर जाए? एक्सीड। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाएगा? ओवरलोडिंग। और मेनली कब होती है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का क्या होता है? एक दूसरे से टच हो जाए। आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, आगे आ जाओ। फ्यूज तुम्हें मैंने बता ही दिया क्या होता है। फ्यूज किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। जब भी एक नॉर्मल एक्सीडिंग वैल्यू से करंट ज्यादा हो जाएगा तो ये मेल्ट डाउन होकर सर्किट का क्या कर देगा? ब्रेक डाउन। मेल्ट हो गया तो आगे वो करंट फ्लो होने देगा नहीं और सर्किट क्या हो जाएगा? उधर ही ब्रेक, सर्किट ब्रेक हो गया, वहाँ नुकसान नहीं होगा। इसी की जगह आजकल एमसीबी आ गई, वो ट्रिप हो जाती है। वरना पहले फ्यूज जल जाते थे तो फिर फ्यूज बनाना पड़ता था। एक कॉपर की वायर लेके नीचे वाले टर्मिनल और ऊपर वाले टर्मिनल को दोनों को उससे अटैच करना पड़ता था, फिर वो करंट का फ्लो बनता था। तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। अब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक एमसीबी ट्रिप हुई, वापस ऊपर कर। ठीक है, आगे यहाँ तक की कहानी समझ में?